अब आप देखो कि एक 22-25 साल का लड़का भी कंसल्टेशन करने लगा है। नाउ सिंपल थॉट प्रोसेस है कि ये 21-22 साल की जो सेल्स का अच्छा बंदा है वो आके आपको कंसल्टेंसी चिपका के जाता है। अब ना उनके पास तजुर्बा है, ना उन्होंने इंडस्ट्रीज देखी है, ना उन्होंने लोगों के साथ डील किया है। मैं जब गया था तो उसने मुझसे एचआर सिखा दिया, मार्केटिंग सिखा दिया, ऐसा कर दिया। और मैं खुद प्रोडक्शन में हूँ, मैं B2B के बिजनेस में हूँ, मेरे को इतना सारा जार्गन्स नहीं चाहिए, मेरे को इतनी सारी ब्रांडिंग नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो निराशा भी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मैं कंसल्टेंट ढूंढूं कैसे कि ये मेरा रिलेवेंट कंसल्टेंट है, कि मैं चिराग भाई को लूँ या परेश जोशी को लूँ, मैं किसको लूँ? देखिए, आप अगर 100 लोगों को पूछेंगे कि वे स्विमिंग कितने लोगों को पता है कि स्विमिंग कैसे होता है, तो 100 के 100 हाथ खड़े करेंगे। अब आप ये बोलो कि मैं पानी में धक्का दूंगा और कितने लोग तैर पाएंगे, तो शायद 10 ही लोग आ गए। आप जो बोल रहे थे तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा था कि आपने बोला कि एक ग्रोथ करके बैठा है जो ERP समझ रहा है, ये शादीशुदा बंदा है। आपने बोला जो 3-4 सॉफ्टवेयर लेके चल रहा है, ये कॉलेजियन है, 3-4 गर्लफ्रेंड है उसकी, ढूंढ रहा है, इसमें से कोई बेस ढूंढ रहा है, और किसी को छोड़ना भी नहीं है, सबके साथ घूमना भी है। और जो नया है वो स्कूल स्टूडेंट है, उसने अभी उसको समझ नहीं कि मुझे किस तरह का चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है चिराग भाई कि कंसल्टिंग एक आज के दौर पे एक बिजनेसमैन को क्यों करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग, स्वागत है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद जोरदार जोशी में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है बिजनेस कंसल्टेंट। जी हाँ, बिजनेस कंसल्टेंट है और वो यूट्यूबर नहीं है, ओरिजिनल बिजनेस कंसल्टेंट है। मेरे साथ में चिराग देसाई जी सूरत से हैं और तकरीबन 20 से प्लस सालों का अनुभव है बिजनेस कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग का। और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और वहां पे कुछ बातें निकली, तो मेरे को लगा क्यों ना पॉडकास्ट बनाया जाए। और ये पॉडकास्ट जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, और वो जो अभी जॉब में है और सर्टन चीजों की वजह से उनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका अंत एक ही समय में, एक साथ में, एक सिस्टम के साथ में कैसे हो सकता है, उस पे आज ये चर्चा रहेगी। तो आप अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने वाले हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो मेरे साथ में है चिराग जी। चिराग जी, थोड़ा आपके बारे में बताइए। मेरी अगर बात करूँ तो मैंने करियर की शुरुआत की क्योंकि एकेडमिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूँ। बहुत ताज्जुब की बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आज मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और फॉर्चुनेटली IT इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। NBFC फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का मौका मिला, इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने काम किया है। और उसके बाद जब मैं कंसल्टेशन का मैंने काम शुरू किया तो ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ मैंने काम किया है। टेक्सटाइल में मेरे क्लाइंट रहे हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर रहे हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर रहे हैं, रिटेल वाले मेरे क्लाइंट रहे हैं, रियल एस्टेट के मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ में हमने काम किया है। तो ये इतने सालों में शायद मैं तकदीर वाला हूँ या फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सब तरह की इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। और साथ में मैं सालों से ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मेरा शौक भी है और मेरा बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है। शायद बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि अपने शौक को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सके। और यही चीज़ हम दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन भी आती है कि हमने ट्रेनिंग से शुरुआत की और कंसल्टिंग में आए। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है चिराग भाई कि कंसल्टिंग एक आज के दौर पे एक बिजनेसमैन को क्यों करनी चाहिए? देखिए, कंसल्टेशन आजकल एक दो चीज़ है कि एक तो कंसल्टेशन थोड़ा ग्लोरीफाई हो गया है। मतलब बहुत सारी कंपनी, किसी ने कंसल्टेशन लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए, इस तरह से वो कंसल्टेशन लोग लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंसल्टेशन आपको इसलिए लेना चाहिए कि किसी भी स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है या ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया है, या कहीं पे आपको ये लग रहा है कि हम जो ग्रोथ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक पैटर्न बन जाती है। अगर आप ये पैटर्न को तोड़ के बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। आपके बिजनेस का पोटेंशियल है और आपको ये लग रहा है कि हमारे लोगों से हम जो प्रोडक्टिविटी चाहिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। आप एक लीप जंप लेना चाहते हैं, देन यू शुड गेट द कंसल्टेशन। और कहीं पे आपको ये लगे कि भाई मैं जिस पर्पज से बिजनेस में आया था, आप ट्रेनर है, आपको पता है कि नॉर्मली बिजनेस में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि या तो उन्हें टाइम फ्रीडम चाहिए, या तो मनी फ्रीडम चाहिए, या तो बॉस नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अपने बिजनेस में अपने मैनेजर हमारे बॉस हो जाते हैं, एम्प्लॉय पूरे सारे एम्प्लॉय बॉस हो जाते हैं। टाइम फ्रीडम हम दे नहीं पाते। अगर मैं कहूँ कि अचानक आपके घर से फ़ोन आया दोपहर में 2 बजे कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, चलिए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं, तो क्या आपके पास वो टाइम फ्रीडम है?
ये पूछने जैसा सवाल है, तो वो भी नहीं है। एंड मनी फ्रीडम वी नो कि आज बिजनेस की सिचुएशन क्या है। यानी तो घर में આપણે ગુજરાતી કહીએ ને કે ઘરમાં એક રાણી છે ને બહાર ઉઘરાણી છે. हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये जब दौर से आप गुजर रहे हो तो आपको कंसल्टेशन का सहारा लेना चाहिए। कंसल्टेशन लेने से आप बिजनेस को ऑटो मोड पे रख सकते हो, और ये जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप फ्री हो जाओगे तो आप ग्रोथ ही करोगे। आप बिजनेस में फ्री में आके तो बैठोगे नहीं, क्योंकि आप खैपानी दिमाग होता है हमारा, हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया करते हैं, और ये नया जो करने के लिए आपका जो फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा, वो आपको ग्रोथ देगा। बट यहाँ पे है एक, ये आता है कि जब कंसल्टिंग कर रहे होते हैं लोगों को एक दिमाग में आता है कि मैं इंस्टेंट रिजल्ट पा लूँ, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरे को पहले बिजीनेस से निकल के एक्चुअल बिजनेस में आना पड़ेगा। अभी मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम के अंदर मैं बिजी हो गया हूँ। बिजनेस तो तब है जब वो मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए। एब्सोल्युटली। यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल है कि अभी भी जैसे मैंने पिछले 2 साल से मैंने फुल फ्लेज में कंसल्टिंग शुरू किया है, और जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी अभी भी जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको अभी भी वो अपने झिझकते हैं, वो रुक जाते हैं कि कंसल्टिंग करें ना करें, उस पर डिसीजन नहीं ले पाते। सो क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी वो कंसल्टिंग की तरफ देख नहीं पा रहे? इसमें ज़्यादातर हमने मार्केट में ये देखा है कि सबसे पहले जब भी हम कुछ नया करने की सोच करते रहे तो हमारा इनर रेजिस्टेंस आता है, अंदर से ही एक रुकावट आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूं तो मुझे बदलना पड़ेगा, और ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बदलाव के लिए रेडी नहीं है। आप देखिए कि अगर सोते वक्त अगर हमारा एक तकिया चेंज हो जाता है, देन वी फील अनकंफर्टेबल। अब आप सोचो कि जो सालों से हम बिजनेस करते आ रहे हैं, कंसल्टेंट आएगा और उसकी सिस्टम चेंज करेगा, प्रोसेस चेंज करेगा, आपकी पैटर्न चेंज करेगा, तो सबसे पहले ओनर को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और ओनर इसके लिए रेडी नहीं होता है। इसलिए एट टाइम्स ईगो ऑल्सो, क्योंकि ये मैं सूरत में मैं काम कर चुका हूँ, टेक्सटाइल इतने सालों से चल रही इंडस्ट्रीज है, तो एक कॉमन ईगो ये रहता है, अच्छा हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अब ये बंदा आके हमको सिखाएगा। तो ये ईगो और वो चेंज का रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ की वजह से वो रिफ्यूज करते हैं कि हमें कंसल्टेशन में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मार्केट में जेन्युइन कंसल्टेशन देने वाले लोग भी लिमिटेड है। आई डोंट से कि बहुत कम है, लिमिटेड है, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्रीज ग्रो होती है तो सडनली पीपल जंप इनटू इट। अब आप देखो कि एक 22-25 साल का लड़का भी कंसल्टेशन करने लगा है। नाउ सिंपल थॉट प्रोसेस है कि ये 21-22 साल की जो सेल्स का अच्छा बंदा है, वो आके आपको कंसल्टेंसी चिपका के जाता है। अब न उनके पास तजुर्बा है, न उन्होंने इंडस्ट्रीज देखी है, न उन्होंने लोगों के साथ डील किया है, तो अच्छी सेलिंग स्किल की वजह से वो आपको सेल करके चले जाते हैं। वो कंसल्टिंग नहीं कर रहा, सेल्स कर रहा है, और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो जब मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ जाता है कि भाई कंसल्टेंट रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, देन दे रिफ्यूज कि भाई जाए या नहीं जाए, डिलेमा बढ़ जाता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन। यहाँ पे मैं ये जो सवाल आता है कि लोग यूट्यूब में काफ़ी आते हैं, लाइक हर आदमी ने अपना यूट्यूब खोल लिया। अगर आप सिंगिंग करते हो तो अपने यूट्यूब खोल लिया, आप ड्राइंग कर रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल खोलिए, फॉर ब्रांडिंग, फॉर कस्टमर अक्वायर जो चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा बिजनेस कंसल्टिंग में भी लोग आ गए हैं। अब मैंने देखा है कि यहाँ पे है वो यूट्यूबर है, पर आपने और मैंने उनके वीडियो की से हमने एक परसेप्शन बांध दिया कि ये बिजनेस कोच है, और कहीं कहीं फिर हम उसके कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और कोर्स में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या कोर्स कस्टमाइज नहीं है, या कोर्स बहुत जनरल है, या कोर्स रिलेवेंट नहीं है, मेरी फील्ड के साथ में रिलेवेंट नहीं है। मैं जब गया था तो उसने मुझसे HR सिखा दिया, मार्केटिंग सिखा दिया, ऐसा कर दिया, और मैं खुद प्रोडक्शन में हूँ, मैं B2B के बिजनेस में हूँ, मेरे को इतना सारा जार्गन्स नहीं चाहिए, मेरे को इतनी सारी ब्रांडिंग नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो निराशा भी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मैं कंसल्टेंट ढूंढूं कैसे कि ये मेरा रिलेवेंट कंसल्टेंट है, ये मैं चिराग भाई को लूँ या परेश जोशी को लूँ, मैं किसको लूँ? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी को अगर कंसल्टेंट चुनना है तो सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएट हमें समझना होगा कि जो यूट्यूबर है या ऑनलाइन बिजनेस कोच है, और उसमें और जो ऑन ग्राउंड बिजनेस कोचिंग करते हैं या कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है। देखिए, आप अगर 100 लोगों को पूछेंगे कि भाई स्विमिंग कितने लोगों को पता है कि स्विमिंग कैसे होता है, तो 100 के 100 हाथ खड़े करेंगे। अब आप ये बोलो कि मैं पानी में धक्का दूंगा और कितने लोग तैर पाएंगे, तो शायद 10 ही लोग आ जाएंगे। अब ये डिफरेंस होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज सबके पास है। मैं तो बोलता हूँ उसके लिए आपको यूट्यूबर को देखने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे, थियोरी की थियोरी मिल जाएगी। डोंट इन्वेस्ट मनी फॉर दैट ऑल्सो, चाहे वो छोटा अमाउंट है, क्यों इन्वेस्ट करना है।
आज तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ बैठ के हमें आशा नहीं होती कि कुछ सुना। तो बेसिकली दैट इंक्रीज योर नॉलेज, और नॉलेज से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है अप्लाइड नॉलेज से। तो अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको ऐसे कंसल्टेंट को चुनना चाहिए कि जिन्होंने ऑन ग्राउंड वर्क किया हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो। और रहा सवाल कि कैसे चुनना चाहिए, मैं कहूँगा कि अगर आप कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं या आपको कंसल्टिंग लेनी है, तो कम से कम पहले 3-4 मीटिंग कीजिए कंसल्टेंट के साथ। पहले आप एक दूसरे का जेलिंग कीजिए। देखिए, ये कंसल्टेंट को हायर करना शादी जैसा है। ये आप बढ़िया एग्जांपल है। आप शादी के लिए जब आप लड़के या लड़की को देखते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप पहले पार्टनर को समझते हैं, फिर उनका बैकग्राउंड समझते हैं, उनकी सोशल पोजीशनिंग समझते हैं, किस तरह का उनका कल्चर है वो समझते हैं, देन यू एंटर इनटू द रिलेशनशिप। कंसल्टिंग भी सेम है, आप कंसल्टेंट को मिलिए, आपका और उनका मैचिंग कितना होता है वो समझिए, आपकी वैल्यू सिस्टम कितनी मैच करती है। तो आपका थॉट कितना पकड़ पा रहा है यस, क्योंकि बिजनेस में एक वैल्यू सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपकी वैल्यू सिस्टम मैच होनी चाहिए। दूसरा, उनका एक्सपोजर कितना है, उनका मार्केट पोजीशनिंग क्या है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। जब आप ये सब कुछ स्टडी करते हो और 3-4 मीटिंग करते हो, तो आपके जेलिंग से आपका इनर वॉइस ही बोलेगा कि इनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। सो दैट इज द, आई थिंक, आइडियल वे टू आइडेंटिफाई द राइट कंसल्टेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया से। ऐसा अगर वहाँ पे बात आता है कि लोगों को दिमाग में आता है कंसल्टेंट यानी जादूगर, ये कुछ आएगा और कुछ जादू कर देगा, या कंसल्टेंट यानी ट्रेनिंग ही करेगा। एग्जैक्ट कंसल्टेंट बिजनेस में आके करता क्या है? वैसे देखूँ तो अगर मैं इसका सही जवाब दूं और सच्चा जवाब दूं, कंसल्टेंट कुछ नहीं करता है। कंसल्टेंट बिजनेस में आके जो चीजें आप सालों से करते आ रहे हो और उससे जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, अगर आपको वही रिजल्ट चाहिए तो कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। तो कंसल्टेंट आके सिर्फ ये चेंज करता है कि आप जो काम सालों से जिस तरह से करते आए हो उसके बजाय एक नए तरीके से आपका जो फ्यूचर विजन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस काम को करना शुरू कीजिए। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड एक लड़का या लड़की स्टडी कर रहा है, बच्चा स्टडी कर रहा है और रेगुलर स्टडी कर रहा है, वही 80-85% के आसपास उसके परसेंटेज आते हैं और उसी पैटर्न में वो स्टडी कर रहा है। जैसे ही वो बोर्ड एग्जामिनेशन या 10th-12 में आता है तो पेरेंट्स है, उनके टीचर है, सब बोलते हैं अभी तेरे को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अगर तुझे हायर स्कोर लेना है, तुझे डॉक्टर बनना है या तुझे इंजीनियर बनना है, तो तुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अब मजेदार बात देखो, कोई भी अपने बच्चे को ये पूछ रहा है, खुद को नहीं पूछ रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बच्चे बहुत संस्कारी है, कभी पेरेंट्स को रिवर्स नहीं पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि 12 स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आने वाले बच्चे को हम बोलते हैं अब तू पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर तो तू अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब उस बच्चे ने पापा को पूछ लिया सर आप बिजनेस का पैटर्न चेंज करो तो अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, तो पापा को ईगो पे आ जाएगा। तो लेकिन ये सवाल पूछने जैसा सवाल है। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूल में तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते हुए अच्छा मार्क ला रहा है, बट एक जो कोचिंग क्लास में जा रहा है या ट्यूशन कर रहा है तो उसको उसके जैसे स्टडी में बूस्ट मिलता है, वैसे कंसल्टेंट में ये बूस्ट मिलता है। वो बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है, वो दीपक का काम करता है। आपको टेक्निकल नॉलेज तो है ही, आप बिजनेस चला ही रहे हो, आप जिस लेवल पे चल रहा है उसको मेंटेन भी कर रहे हो, तो वो सब तो सेट है। ये आके कुछ चीजों को चेंज करके वो कैटलिस्ट का काम करता है ताकि आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाए। दैट इज द रोल ऑफ कंसल्टेंट। मैं एक सेम कंसल्टिंग के उसमें गया था, तो दैट गाय वाज हैविंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो होता है लाइक कि मैं नॉलेज चेक करूँ, ये करूँ। तो मेरे साथ में बैठा और बातचीत कर रहा था, तो क्या सर आप मेरे को कुछ ऐसा बताइए कि जिसको मैं अभी इंस्टेंट इम्प्लीमेंट करूँ और मेरे को रिजल्ट आए। मैं कहा आप अपने सेल्स का, तो मेरे को सेल्स की पूरी कंसल्टिंग करनी थी। उनका प्रोसेस वोसेस ऑलरेडी सब सेट था, HR का उतना बड़ा काम नहीं था, तो सेल्स कंसल्टिंग कर रहा था। अब सेल्स कंसल्टिंग में जब वहाँ पे गया तो मैंने उसके जो अपने बिजनेस लीकेजेस है वो ढूंढ लिए। मैंने बोला एक काम कर, तेरा बंदा इस कस्टमर के वहाँ पे जा रहा है, ये आया है डिजिटल मार्केटिंग से, कोई फिजिकल मार्केटिंग तुम्हारा है नहीं, उसको बोल कि प्रोडक्ट है वो उसके आजू बाजू में 4 जगह पे तू जाए कि हम इस काम के लिए यहाँ पे आए थे और आपको भी अगर रिक्वायरमेंट है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये यहाँ पे आप कनेक्ट करिए। तो कि सर ठीक है, मैं तो इसको अभी आपने आइडिया लिया है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये काम का नहीं है। एक आदमी से कल करवा के देखिए। और लकीली क्या हुआ कि उसने एक जो बंदा था उसको बोला कि कल तू जा रहा है, जब ये डेमो के लिए जा रहा है तो अपने आजू बाजू में 4 जगह पे बात करना। तो भाई साहब गए
और उन्होंने 4 जगह पे बात किया। तो जहाँ पे गया उसने बोला कि मेरे को मेरे घर के लिए नहीं पर मेरी इंडस्ट्री के लिए इसकी ज़रूरत है, आ जी। जा। तो नॉर्मली वो जो घर में जाके काम करना था वो 1.5-2 लाख का काम करना था। यहाँ पे आया 14-15 लाख का काम। जी। अब वो इंस्टेंट दौड़ते हुए आया। मैं को ये इससे खुश मत हो। सिर्फ ये बताया कि इतना करने से आ जाता है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आइडिया तो था ही। बराबर आपने है। इम्प्लीमेंट किया उसका ये है। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जो बिज़नेस कंसल्टिंग में वो लोग कुछ जादू देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुरंत आ जाए। पर कई बार कंसल्टिंग करने के बाद, ये मेरे को भी अनुभव हुआ पिछले 2 साल में, जी। कि कंसल्टिंग करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं कि कंसल्टिंग करने के बाद, अच्छी तरह से बिज़नेस को समझने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एसओपी डेवलप किया है, हमने प्रोसेस डेवलप किया है, हम ऑटोमेशन पे भी ले जा रहे हैं और फिर भी वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है? देखिए सबसे पहला कि कंसल्टिंग जब आप ले रहे हैं तो पहले तो तय कर लीजिए कि आपको किस पर्पस से इसको लेना है। अगर पर्पस क्लैरिटी है तो रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। ये है ना, वो बेबी कंसीव करने जैसा है। शादी हो जाती है, फिर पेरेंट्स की उम्मीद होती है, मतलब जो घर के बुजुर्ग होते हैं कि भाई अब 1 साल में बच्चा हो जाना बच्चा हो जाए, चाहिए। तुरंत हो जाए। अब दे हैव टू डू समथिंग और देन ओनली इट विल कम। तो वो उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली कंसल्टेशन में लोग मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैंने कंसल्टेंट को कहा कि अगले महीने से चेंज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक इमारत की तरह है। जब आप फाउंडेशन डालते हो तो फाउंडेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। जब वो ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, फिर इमारत बनना शुरू होती है, तब दिखता है। तो चाहे कोई भी कंसल्टेशन को आप ले लीजिए, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो पहले 3-4 महीने आपका ये पेशेंस चाहिए कि चीज़ें फाउंडेशन में जा रही है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनिशियली वो आइस ब्रेक करने में टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट लगता चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और रेजिस्टेंस भी उतना आ रहा होता है, हर उतना जगह से ज़्यादा आ रहा है। रेजिस्टेंस है। जब आपकी टीम, आप खुद उसके साथ एक्वेंटेंस में आ जाते हो, तब आपका चेंज आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ वन रीज़न। सेकंड, ज़्यादातर कंसल्टेंट फेल होने के जो मेरे इतने सालों के तजुर्बे अनुभव से है कि कंसल्टेंट को हायर करके एज अ बिजनेस ओनर और एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं कंसल्टेंट से वो करवाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। ये मेरे को अनुभव हुआ है अभी। जबकि आपको वो करना चाहिए जो कंसल्टेंट आपके करवाना चाहता है। मैं अभी इसमें मैं ये करूँगा, मैं अभी एक बंदे के साथ में एचआर की कंसल्टिंग कर रहा हूँ और मैं बोला कि ऐसा करके ये आता है, दिस इज अ प्रोसेस। सर इसको ऐसा भी कर दो, सर इसको हिंदी में भी कर दो, इंग्लिश में भी कर दो, ये कर दो। देखो मैं तेरा कंसल्टिंग करने आया हूँ, मैं तेरे लिए हिंदी गुजराती में ट्रांसलेट करने नहीं आया हूँ। जी। और वो उनको वही करवा रहे हैं, वही लेटर चाहिए, वही सारी चीज़ें पहले यूज़ कर रहे थे। तो अक्सर ये होता है कि कंसल्टेंट हायर करने के बाद आपका जो रनिंग सिस्टम है, उसी सिस्टम को कंसल्टेंट के थ्रू आप स्मूथ करने की बस कोशिश कर रहे हैं। करते हो। अगर इसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए ही नहीं, वो चाहिए तो आप नहीं। कर ही चुके हो। पर कई बार क्या होता है कि वो वैलिडेट करना चाहते हैं कि देखो ये आदमी भी वही बोल रहा है जो अब तक मैं बोलने आया था। सी, तो देन यू डोंट रिक्वायर कंसल्टेंट, देन यू रिक्वायर ट्रेनर। पर उन्होंने ईगो सेटिस्फाई करने वो के लिए रख दिया कंपटीशन है। मार्केट में किसी हाँ, ने रखा है तो मैंने भी मैं भी रखा नहीं है। रख लिया हुआ है। सी, अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोसेस सही है, सिस्टम सही है, मेरा बिजनेस बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, मुझे सिर्फ लोगों का अलाइनमेंट चाहिए, देन यू हायर अ ट्रेनर, डोंट हायर अ कंसल्टेंट। हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं जहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो बिजनेसमैन को कंसल्टेंट जब कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों के अंदर में बिजनेस में बदलाव लाए, जो आपने वहाँ पे शेयर किया था कि ये प्रोसेस है, टूल्स है, इसमें उसके ऊपर थोड़ा सा जी, आप प्रकाश वैसे दीजिए। देखें तो आप भी कोच है और आपको भी पता है कि 5M के ऊपर अपना बिजनेस चलता है, मैन, मशीन, मार्केटिंग, मनी, ऑल दिस एरिया। तो इसी पांचों एरिया में आपको चेंज लाना चाहिए। हम्म, आपके मनी मैनेजमेंट में चेंज लाना चाहिए। आपको लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, यानी एचआर प्रैक्टिसेस, उसमें आपको चेंज लाना चाहिए। देन योर प्रोडक्शन जो आपका होता है, मार्केटिंग जो होता है, उस सब एरिया में आपको कंसल्टेंट के माध्यम से एक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब इन सब एरिया में चेंज करते हैं तो मेरे रिजल्ट चेंज होते हैं, हम्म, क्योंकि वो कहा जाता है कि आप सालों से जो करते आए हो, अगर वही करते रहोगे वही रिजल्ट तो मिलेगा। सालों से जो मिलता रहे वही आपको मिलता रहेगा। उल्टा रिजल्ट मिलना कम हो जाएगा आज के दौर में तो। हाँ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ बढ़ रहा है गया है। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे डाउन हो रही है। तो इन दैट सिचुएशन बिजनेस के 360 एरिया में, लेकिन अगर मेजरली हम कहें तो सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेस दो तरह से चलता है, एक उसकी सिस्टम प्रोसेस से चलता है और एक उसके लोगों से चलता है। हम्म, तो ये दोनों के ऊपर आपको मैक्सिमम काम करना चाहिए। कई बार देखो बिजनेस में वहां पे आ जाता है कि लोग तो मेरे सही है, वो लोग के माइंडसेट में आ जाते हैं, प्रोसेस और टूल्स वो सेट नहीं कर पाते। तो प्रोसेस और टूल्स में
एज अ कंसल्टेंट आप क्या सजेस्ट करते हो उनको, क्या करना सर चाहिए? इसमें अभी अभी हमने बात सुनी होगी, ऑपरेशन सिंदूर की बात आज चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि आज सालों से पहले जिस तरह से हम युद्ध करते थे, हम्म, आज का युद्ध हमने उसी तरह से किया होता तो ये जो परिणाम आया है वो ला सकते थे क्या? नहीं ला सकते थे। ये नहीं ला सकते थे। इसका मतलब कि वक्त बदलता है, समय बदलता है, उस तरह से हमें अपने हथियार बदलने पड़ते हैं, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, हमें हमारी सिस्टम बदलनी पड़ती है। 15 साल पहले हम युद्ध करते थे तब हमारी सिस्टम, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सब अलग था। अलग था। आज सब अलग है। तो इसी चीज़ को हमें बिजनेस में समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पुराने हथियार से काम करते रहेंगे, यानी मैंने तो देखा है कि वो मुनीम जी जैसे वो पत्ते खुलते थे और वहाँ पे अकाउंट होता था। लगता था। 2 डेकेड पहले शायद कंप्यूटराइजेशन हुआ, शुरू हुआ और लोगों ने सॉफ्टवेयर पे जाना शुरू किया। तो आप देखिए पुराने जितने भी लोग हैं आज भी वही टिपिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आज इतने एडवांस टूल्स आ गए हैं, ईआरपी है, एसएपी आ चुका है, आपकी बिज़नेस के स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आप यूज़ करेंगे, तब आप उस बदलाव को ला पाएँगे। हम्म, आपको भी अभी एक ब्रह्मोस चाहिए, हम्म। आपके बिजनेस का ब्रह्मोस क्या है? ये हमें तो आइडेंटिफाई करना तो पड़ेगा। बिजनेस का ब्रह्मोस है जो मैं आपके साथ में जब बात कर रहा था वहां पे है कि बिजनेस का ब्रह्मोस है आपका सिस्टम। आप क्या जी। ऑटोमेशन लाते हो? तो नेक्स्ट अपने चलते हैं व्हाई ऑटोमेशन। आप करें बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे लाना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी। तो मैं आपको एक रिवर्स सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस में करेंसी क्या है? पैसा, मनी, डॉलर, रुपीस। हाँ, अब जो मैं हम बात करें ना ब्रह्मोस की, सर आने वाले समय में परेश जी जो ब्रह्मोस है वो डेटा है। डेटा इज अ करेंसी। यस, यस। तो डेटा इज अ करेंसी। नाउ पॉइंट इज दैट कि हमारे पास बिजनेस में करेंसी कितनी है, यानी मेरे बिजनेस का डेटा मेरे पास कितना है। ओके। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन हमें उस तरह से करना चाहिए कि मुझे हर चीज का डेटा मिले, मेरी करेंसी जनरेट होनी चाहिए। तो डेटा दो तरह से अब हो सकता है। जब ऑटोमेशन की बात करते हैं तो एक होता है ऑटोमेशन जो मशीनरी का ऑटोमेशन होता है, हम उसकी बात अभी टेम्पररी नहीं करते हैं क्योंकि एडवांस मशीनरी से आपका जो डिस्पैच सिस्टम हो गया एडवांस या रैकिंग सिस्टम हो गया, वो सब मशीन एडवांसमेंट हम लोग लाते हैं, उसमें एक ऑटोमेशन होता है। मैं आदमी काम कर रहा था, अब रोबोट काम कर रहा है, तो वो एक अलग तरह का प्रोडक्शन का ऑटोमेशन पूरा है। अलग हो गया वहां पे। और एक ऑटोमेशन होता है आपके मैनेजमेंट का ऑटोमेशन, हम्म। जहां पे आपका डेटा जनरेट होता है एंड दैट ऑटोमेशन इज लिंक विद द मशीन ऑटोमेशन। ओके। और इस तरह से जब आप अपने बिजनेस को तैयार करते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। सालों पहले हम ज्वेलरी की शॉप में जाते थे तो ज्वेलर क्या करता था, हर आर्टिकल आपको अच्छा लगता था, उसको तोलता था, उसका कैलकुलेशन करके फिर आपको रेट बताता था। आज क्या हो गया है, बारकोड सिस्टम आ गया बारकोड है। सिस्टम आ गया, और क्यूआर जैसे ही कार्ड आ आप गया। उसको पूछेंगे बारकोड डालेगा, तुरंत स्क्रीन से बता देगा इसका रेट आप ये खुद है। ही कर लोगे। और आप खुद भी कर सकते हो, अभी तो उससे भी ज्यादा क्यूआर कोड आ क्यूआर कोड आ गया है। गया। तो ये ऑटोमेशन है। अब कई लोगों को लगता है कि अच्छा यही ऑटोमेशन है, नहीं, बिजनेस में कंप्लीट सिस्टम का ऑटोमेशन कर सकते हैं आप। एक आध एग्जांपल दीजिए, जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल होता है जी। कि उसमें डेटा, क्या डेटा इंपॉर्टेंट है उसके लिए? देखिए मैंने बहुत वेल नोन रेस्टोरेंट सूरत है, उसमें हमने कंसल्टेशन किया है। तो वहाँ पे हम इतने माइक्रो लेवल पे जाके उसका स्टडी करते थे। नॉर्मली आप किसी को पूछो कि रेस्टोरेंट का सर उसमें कितना मटेरियल कंजम्पशन होता है, कितनी डिशेस बनती है और उसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम गिन कितने लेते कितने हैं। ग्राम का क्या बन रहा है वहां तो वो पे, हम कितने गिन पीस लेते हैं। बनेंगे इससे? अब ये हो गया सिर्फ आपका इन्वेंटरी का ऑटो इंफॉर्मेशन। कैलकुलेशन हुआ। जब हम ऑटोमेशन और डेटा की बात करें तो सर हमारे पास रेस्टोरेंट में इतना डिटेल डेटा होना चाहिए कि मेरे पास अगर 15 टेबल है तो 15 टेबल में से ज्यादा टेबल की ऑक्यूपेंसी कौन सी है, कौन से टेबल में ज्यादा लोग बैठ रहे लोग हैं? बैठ रहे हैं। ओके। वहां पे जब लोग बैठ रहे हैं तो उनका एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या है, टर्नओवर कितना है वहां टर्नओवर पे? कितना हो रहा है। कई बार ये होता है कि वो टेबल के ऊपर टर्नओवर आपको अच्छा मिल रहा है, दूसरा टेबल है जिसका लोकेशन ऐसा है कि भाई वहां पे लोग ज्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वहां का कैप्टन बहुत बढ़िया है। तो कैप्टन की वजह से लोग प्रीफर करते हैं कि मैं ये कोने में बैठूंगा क्योंकि इधर का कैप्टन ये है। जब आपके रिपीट कस्टमर आते हैं तो एक रेस्टोरेंट में हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस, तो इतना डिटेल में होता है कि कौन सा टेबल की ऑक्यूपेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरेज ऑर्डर साइज क्या है, ऑर्डर साइज क्या है, एवरेज ड्यूरेशन क्या टाइम है? ड्यूरेशन क्या है,
कौन से टाइम में किस एज ग्रुप के लोग किस टाइप के टेबल को प्रीफर करते हैं। बढ़िया। अगर लोकेशन अच्छा है, आपका कॉलेज एरिया में अगर आपका रेस्टोरेंट है, लोकेशन अच्छा है, दोपहर में स्टूडेंट्स आके बैठते हैं, तो दे प्रीफर सर्टेन कॉर्नर्स। और खास करके जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले लोग होते हैं, दे प्रीफर पर्टिकुलर लोकेशन। या फिर कपल आते हैं तो उनको एक लोकेशन चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए, तो नॉर्मली वो लोग कोना पकड़ते हैं। अब लगता है कि एक कोने में 2 लोगों का टेबल एक हाइट पीक आवर्स में बहुत कम ऑक्यूपाइड होता है, बट नॉन पीक आवर्स में हाईली ऑक्यूपाइड है। और ऑर्डर साइज भी ज्यादा आता रहेगा, उनकी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। और रेस्टोरेंट का सिंपल फंडा है, अगर आदमी ज्यादा देर बैठेगा तो ज्यादा खाएगा। तो ये सब चीजों का जब आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे रेस्टोरेंट में स्ट्रेटेजीज क्या बनानी चाहिए जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। सो दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाई वी कॉल डेटा इज अ करेंसी। मैं जो आप बात कर रहे हो ना, वो मेरे को याद आ रहा है। मैं एक कंपनी के लिए अभी कंसल्टिंग का हमारा चल रहा है, वो खुद अपना ब्रांडिंग का एक अलग बिजनेस ला रहे हैं। सो दे आर इन मोर टी एंड ऑल काइंड ऑफ बिजनेस। तो वहाँ पे बात चला, तो मैंने बोला कि सर इतनी एक्सपर्टीज मार्केट में आ चुकी है कि आप दिल्ली में अभी आपके उस टेबल पे कितने लोग बैठे हैं, क्या ऑर्डर दिया है, वो यहाँ से आप बैठे बैठे देख सकते हो। नहीं सही, क्या बात कर रहे हो। मैं कहूँ भाई, आपका आज का आपका एरिया मैनेजर है या आपका क्यूए क्यूसी का बंदा है, ये घर से निकला है कि नहीं निकला है वो सब पता चल जाएगा आपको। अब बिजनेसमैन को ये पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से कैसे टाइप के आ गए हैं। इनफैक्ट एक सिंधी बिजनेसमैन है जिनके साथ मैं डील कर रहा था, उनका आचार का बिजनेस था। तो मेरे को बोलता है कि परेश भाई, मैंने अभी तक B2B बिजनेस किया था, अभी मैं बिजनेस का थोड़ा मॉड्यूल चेंज कर रहा हूँ, तो मैं खुद की ब्रांड ला रहा हूँ जी। तो मेरे जो सेल्स वाले हैं वो मार्केट में जाके क्या कर रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है। उनके पास वर्क रिपोर्ट नहीं था, तो मैंने चलो मैं कहूँ ये वर्क रिपोर्ट तो मैं आपको दे देता हूँ, उसमें ये इतना लेना शुरू करो। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जहाँ से आप ये पूरा कर सकते हो कि वो घर से कब निकला है, कहाँ पे गया, कौन कौन से शॉप में गया, कितने टाइम से गया, फिर वापस घर पे कब आया है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। तो वो बोला है सर ऐसा हो सकता है क्या। मैं तो ऐसा हो ही रहा है, तुम नहीं कर रहे हो अलग बात है। और ये तो बहुत पुराना है यानी 7-8 साल हो गए कि जहाँ पे लोगों ने ये इम्प्लीमेंट करके फेंक दिया है उसको। ताज्जुब की बात है कि आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को या एमएसएमई को ये नहीं पता है कि सीआरएम क्या है, एचआरएमएस क्या है, ईआरपी क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है। ज्यादातर लोगों को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पता है क्योंकि हिसाब किताब उस पर चल रहा है, टैली चल रहा है और स्टॉक मिल रहा है, तब तक वो ठीक है। टैली टिपिकली टैली बिजी या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर को देख लीजिए। लेकिन आज बहुत हाई लेवल के ईआरपीज आ चुके हैं। एसएपी, अगर हम एमएनसीज की बात करें तो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि आज सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है। बंदा, आपने जैसे बताया कि घर से निकल रहा है, जियो टैगिंग सिस्टम है। इनवर्ड आउटवर्ड के लिए एक समय था कि हमें सिक्योरिटी गार्ड बिठाना पड़ रहा था, ठीक है। अभी वो सिस्टम आ चुका है कि इनवर्ड आउटवर्ड के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। इतने हाई टेक्निक वाले कैमरा आ चुके हैं टेक्नोलॉजी बेस की, जिससे कैमरा डिसाइड करता है कि मुझे गेट खोलना है कि नहीं खोलना है। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम इज अवेलेबल। द पॉइंट इज दैट हम लोग अपने बिजनेस का जो कोर एरिया है उस पर हम R&D करते हैं, लेकिन सराउंडिंग जो जिससे मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है उस पर हम R&D नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ऑटोमेशन में लोग अभी भी एंटर नहीं हुए, और आई कैन सी द ह्यूज स्कोप इन दैट। ओके, ऑटोमेशन के टूल्स क्या क्या है, जैसे आपने बताया CRM ERP SAP है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर लोगों को जानकारी दे सकते हैं। देखिए, ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल है। अगर मुझे सिर्फ कस्टमर डेटाबेस पे काम करना है तो जिसको हम CRM कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। HRMS है जो मेरे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, एम्प्लॉय सेगमेंट को पूरा, उनका कॉम्पनसेशन है, अटेंडेंस है, पॉलिसीज वगैरह। लेकिन मैं खास करके, क्योंकि हमारे आसपास का जो सेगमेंट है वो MSME का सेगमेंट है, तो MSME के लिए जो सबसे ज़्यादा है वो विच इज़ इंटीग्रेटेड, जिसमें आपका CRM भी आ जाता है, आपका अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है, आपका इन्वेंटरी सिस्टम आ जाता है, आपका प्रोडक्शन आ जाता है, और आपका HRMS आ जाता है। ये सब कुछ जिसको हम ERP कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो ERP इज द बेस्ट कि जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाई लेवल MNCs जो यूज करे वो SAP है, बट MSME के लिए SAP इज अ लिटिल बिट हायर लेवल। अब आपको ये लगेगा कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात से आपका नेक्स्ट सवाल यही आने वाला है। तो साथ में मोदी जी के साथ में आप भी मन की बात कर रहे हो वहां पे। तो साथ में वही भी मैं बता दूं कि अब कौन सा लेना चाहिए ना, ये टेलर में ड्रेसिंग जैसा है। अगर मेरा साइज 42 है और मैं 44 का शर्ट या कपड़े ले रहा हूं तो मुझे लूज होगा,
आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। वहीं पे 40 का ले रहा हूँ, देन ऑल्सो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, क्योंकि वो टाइट हो रहा है। हम्म, तो मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन कितने हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल कितना चाहिए, कितने लेवल की कंट्रोल सिस्टम मुझे चाहिए, ये सब मैप करके हमें ईआरपी लेना चाहिए। और मैं कुछ क्लाइंट में मैंने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करवाए हैं, एंड इट वाज रियली वेरी गुड। जब हम कस्टमाइज ईआरपी को मॉडिफाइड करके जब हम उनको देते हैं, तो वो जो रिजल्ट देता है वो सबसे बढ़िया देता है। मैं फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद से ही मेरे एक दोस्त है, कृष्णकांत करके है, और उनका यंत्र अभिगम करके उनकी कंपनी का नाम है, और उनके साथ जो मैंने काम किया है, जिस तरह आपको से, बता दूं, वो मेरा भाई है, मेरा क्या कजिन बात है, क्या बात है। सो सर जो बता रहे हैं, कृषिकांत जोशी यंत्रा अधिगम की कंपनी है, एंड ही इज एक्सीलेंट इनटू ईआरपी, कस्टमाइज ईआरपी में है। मैं सारे दर्शकों को ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप ईआरपी लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा उनसे लीजिए नहीं, एक बार उनसे मिलिए जरूर। यस, सिर्फ मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का ईआरपी लेना चाहिए। तो जैसे आपने बताया ईआरपी के बारे में, जहाँ पे बताया, तो मैं जब जी। आईटी कंसल्टिंग का कहीं पे आता है, यहाँ पे आता है, तो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ कृष्णकांत ओनली। मैंने एक चीज मेरे को समझ में आई कि देयर इज अ टू थ्री सेगमेंट। एक है कि जो न्यू बिजनेसमैन वाला है, एक है जो ग्रोइंग बिजनेसमैन है, और एक ग्रोथ ले चुका है बिजनेसमैन। जी, अब ग्रोथ वाला जो है ना, वो ईआरपी को समझता है कि नहीं, मेरे को इंप्लीमेंट करना है, ये सारी जी। चीजें चाहिए, मेरे को ऑटोमेशन जरूरी है। जो ग्रोइंग बिजनेसमैन है ना, वो एक्चुअली 4-5 सॉफ्टवेयर ड्यू अलग कोर्स ऑफ अलग टाइम में लेके बैठ गया है। लेके बैठा है। अब वो उसके प्यार में से छूट नहीं पा रहा है। वो बोल, अब उसको डेटा भी करना है, जैसे बोला डेटा करेंसी है, तो उसको प्रोडक्शन का अलग डेटा, माइंड मैपिंग का अलग डेटा, सेल्स का अलग डेटा, ये जब लाएगा, ये डेटा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये डेटा में से आप कोई फलश्रुति नहीं निकाल पा रहे हो। यानी आपने जो बोला टेबल में, जो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल है, कि भाई ये टेबल में ये कैप्टन जाके बैठता है, पर ये कैप्टन क्रॉस सेलिंग जबरदस्त कर रहा है, अपसेलिंग जबरदस्त कर रहा है, बट ये वाला नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास अगर वो डेटा है, तो मैं इसको ट्रेन कर पाऊंगा, इसको समझा पाऊंगा। और ये कुछ भी नहीं कर रहा, तो भाई तेरे वहां से ऑर्डर नहीं आ रहे, लोग आके बैठ के चले जा रहे, क्या कर रहा है तू? आप जो बोल रहे थे तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा था कि आपने बोला कि एक ग्रोथ करके बैठा है जो ईआरपी समझ रहा है, ये शादीशुदा बंदा है। ओके, आपने बोला जो 3-4 सॉफ्टवेयर लेके चल रहा है, ये कॉलेजियन है, 3-4 गर्लफ्रेंड है उसकी, वो ढूंढ and रहा है, वो इसमें से कोई सबके बेस साथ, ढूंढ रहा है। और किसी को छोड़ना भी नहीं है, सबके साथ घूमना भी है। और जो नया है वो स्कूल स्टूडेंट है, उसने अभी, उसको समझ में ही नहीं कि मुझे किस तरह का चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, जो जेन जी जो बात कर रहे हैं, तो दे आर वेरी मच अवेयर कि स्टार्टअप के साथ ही वो लोग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर कि अगर सिस्टम हम डे 1 से डालेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। बट समझो कि स्टार्टअप में है, डे 1 जी, से इम्प्लीमेंट डालना जी। है, तो होता कि एक स्टार्टअप बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप, अगर समझो कि मैं इसका सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर लेता हूँ, उसके बदले मैं ईआरपी का ही पोर्शन ले लेता हूँ अभी, जी, कि भाई मेरी अभी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन, तो मैंने प्रोडक्शन का पोर्शन उठा लिया। उसी के अंदर में आगे जाके मैंने HRMS वहाँ पे डेवलप कर लिया, और उसके साथ में आगे जाते हुए सेल्स वेल्स सब डालना शुरू किया। ये तरीका ज़्यादा बेटर है, या फिर वही है कि मैंने पहले आजू बाजू का देख लो, ग्रो कर लो, और फिर वहाँ पे जाके आज से अगर इंटीग्रेट करवाओ यही आगे? सवाल आप मुझे आज से 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं यही कहता कि अलग अलग ले लीजिए, हूँ, क्योंकि तब ईआरपी और आईटी इंडस्ट्री भी उतनी मैच्योर नहीं थी कि वो पीसीस में एक ही ईआरपी का पोर्शन पीसीस में बेचे। अब आईटी इंडस्ट्रीज और ईआरपी डेवलपर इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो सेम ईआरपी का आपको पार्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं। एक डेकेड पहले या 15 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, ये सहूलत नहीं थी, आज ये सहूलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ओडू की बात करूँ या जोहो की बात करूँ या एसएपी के मॉड्यूल्स की बात करूँ, आज मुझे अगर सीआरएम की ज़रूरत है तो आज मैं ओडू या जोहो का सीआरएम ले सकता हूँ। कल अगर मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसी का मुझे प्रोडक्शन मॉड्यूल मिल जाएगा, तो मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। पर कस्टमाइजेशन लॉन्ग टर्म में कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएगा। नहीं, उसमें भी पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मैंने अभी बात की कृष्णकांत जी, तो मेरे क्लाइंट है यहाँ पे, जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाया तो उनका पूरा प्रोडक्शन साइकिल है वो पूरा कस्टमाइज है। पर वो तो उन्होंने सीधा डेवलप किया होगा ना, पर अगर समझो कि मैं बिट्स एंड बिट्स में अलग अलग ले रहा हूँ, हाँ, तो भी हो सकता है, क्योंकि आपका कस्टमाइजेशन पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आएगा। ओके, तो वो मॉड्यूल जब आप ले रहे हो तब कस्टमाइज करके आप ले लो। ईआरपी इंप्लीमेंट वाला ही मैं ऐसा बंदा ले रहा हूँ कि जो मेरे को करके दे रहा है, चेंज करता रहेगा, तो वो बढ़िया रहेगा। या
मैं बताऊँ, अभी मेरे एक आर्किटेक्ट फ्रेंड है जहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सिर्फ अभी पीएमएस का जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस, सिर्फ हमने अभी उतना ही लिया है ओके। और उसको कस्टमाइज करके लिया है। ये थोड़ा बताइए, क्योंकि ये मैंने भी अभी तक आर्किटेक्ट में मैंने बातचीत नहीं किया है, तो मेरे को काम में आएगा। सी कंसल्टिंग में मेरे को भी सीखने को जी, मिलेगा। आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म वो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, इनोवेशन पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी प्रोसेस है वो एवरीडे वेरी होती है, डिजाइन को लेके, डिजाइनिंग को लेके, हाँ। क्रिएटिविटी को लेके, क्योंकि हर रोज मैंने आज एक जैसा फ्लैट बनाया, कल मैं दूसरा फ्लैट वैसा तो नहीं बनाऊंगा, Same नॉट नहीं इवन बनाऊंगा। पीपल एक्सपेक्ट। अब वो वैसी फील्ड भी नहीं होगी, वो फील्ड वैसा भी नहीं है। एरिया भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सबके साइज अलग है, सबके रिक्वायरमेंट अलग है, तो ये बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है जहाँ पे डेली कस्टमाइजेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन किया। ओके दो रिक्वायरमेंट इज कस्टमाइज बट माई प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज, ओके, और उसको हमने ईआरपी के अंदर डाल दिया, बहुत बढ़िया। ताकि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक कमरे का ड्राइंग तैयार करना है या एक कमरा डिजाइन करना है, तो उसके लिए मुझे 40 टास्क चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रेडी होके आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि लोग अपना काम भूल नहीं रहे, हाँ। उनको चेकलिस्ट मिल रहा है, उनको टास्क मिल रहे हैं। अब मैनेजमेंट के लिए आसानी होगा कि ये टास्क तो रेडी है, सिर्फ असाइन करना, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, और फॉलोअप करना इजी हो जाता है। Follow-up। तो लास्ट टाइम क्या काम किया था और अभी क्या हुआ और याद यहाँ नहीं है। पे हमने डिजाइन की क्रिएटिविटी की लिबर्टी दे दी है, ओके, क्योंकि जो डिजाइन बनाओगे उसके आप लिंक कर दो, डेटा स्टोरेज में आ तो जाएगा। आगे चल के ये अगर एआई वहां पे आ जाता है तो डिजाइन का भी ऑप्शन वहां पे खत्म हो सकता है कि ऑटोमेटिक जनरेट करके देखिए, एआई जब भी टेक्नोलॉजी में एआई का यूज होता है, तो वंस अगेन आई से कि एआई को आप कैसे इस्तेमाल करते हो। हो। आप पूरा काम अगर एआई से लेना चाहते हो देन इट्स अ लिमिटेशन। तो आने वाले समय में भी ये एक लोगों की मिथ है कि एआई आ जाएगा तो हमारा काम बंद हो जाएगा, डिजाइनिंग में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एआई कैन गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी रिक्वायरमेंट मैंने एआई को दे दी, लेकिन एआई जो डिजाइन क्रिएट करेगा वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे करेगा। प्रॉम्प्ट के ऊपर रहेगा। राइट? जब इंसान ये काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग ये काम कर रहा है, तो वो आपकी नीड के साथ आपके इमोशंस को भी समझ रहा है, ये नहीं समझ आपके टेस्ट को भी समझ रहा है, और वो समझ के आपको डिजाइन दे रहा है। तो ये डिफरेंशिएट रहेगा। यस, काम मेरा इजी हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। अब एक होता है जैसे मार्केट में है पेप्सी एंड कोका कोला का वॉर चल रहा है जी। सो ऑटोमेशन के अंदर ये मैं अभी फेस कर रहा हूँ कि सैप लूँ या ईआरपी इंप्लीमेंट कराऊँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रकाश। देखिए, सैप और ईआरपी हमने दोनों देखे हैं, दोनों को इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा है, दोनों को फेल होते हुए भी देखा है। और ये वापस मैं उसी सवाल जवाब पे लेके जाऊंगा आपको कि वेदर इट इज़ टेलर मेड और रेडीमेड। अगर रेडीमेड है तो आपको उसे चलाना पड़ेगा, और अगर टेलर मेड है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब रहा सवाल एसएपी और ईआरपी का, तो आई सजेस्ट कि जो एमएसएमई लेवल में जितने भी लोग हैं, इवन इट्स अ लिटिल बिट लार्ज स्केल, देन ऑल्सो ईआरपी वुड बी मोर सूटेबल। रीजन इज दैट कि ईआरपी में आपको आपकी सिस्टम प्रोसेस में कहीं पे कुछ भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। कई बार जैसे ईआरपी इम्प्लीमेंट का बात चल रहा होता है, वहाँ पे है जो हम लोग कस्टमर में जा रहे हैं, तो जब मैं पूरी प्रोसेस जब कर रहा हूँ, तो मैं जब वहाँ पे कर रहा हूँ तो पूरा ही हम लोग जैसे सेल्स मार्केटिंग सारा स्टडी कर रहे होते, तो पहली 3-4 मीटिंग हमारी यही जाती है। फिर हम लोग अपना वर्क का स्कोप निकालते हैं, बातचीत करते हैं करके। कई बार मेरे को बिजनेसमैन ऐसा बोला कि सर हमको ऑटोमेशन पे अभी नहीं जाना है, मैं ऑलरेडी जला हुआ हूँ। और जब मैं पूछता हूँ तो कि सर मैंने बना दिया बट मेरे आदमी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, यानी ऑटोमेशन फेल हो रहा है। खर्चा करने के बाद 5 लाख 10 लाख 15 लाख का खर्चा करने के बाद भी फेल हो रहा है। आप वो फेल ना हो उसके लिए व्हाट यू सजेस्टिंग कि आपको एक अगर ईआरपी लिया है तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाना चाहिए, जो अभी आप करवा रहे हो। जी, देखिए, हम सबसे पहले ईआरपी जब आप लेते हैं, मेरा इतने सालों से कंसल्टेशन में हूँ, आप भी कंसल्टेंट, मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है। जो बंदा जो काम कर रहा है वो बंदा उस काम की एंट्री कंप्यूटर पे करेगा, तो इवेंचुअली ईआरपी का मेरा जो रोल है वो बहुत कम हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पैकिंग कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पैकिंग की एंट्री करनी है, एंड आई रेकमेंड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की जो टीम होती है कि भाई आप इसको सिर्फ वही मॉड्यूल दीजिए, बाकी सब कुछ इंटीग्रेटेड है लेकिन उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। बराबर, वो पैकिंग कर रहा है, पैकिंग का मॉड्यूल ओपन करेगा, बॉक्स पैक करेगा, उसका एंट्री करेगा, जाने देगा, एंट्री करेगा, जाने देगा। एम्प्लॉय रजिस्ट कर रहा है, नए चेंजेस को रजिस्ट कर रहा है। वो रजिस्ट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होती है सबसे पहले। जैसे
जैसे कल को ये सिस्टम डेवलप हो गया तो मेरा रोल चला जाएगा, मेरा काम मैं चला नौकरी चली जाएगा। जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पैकिंग हो रहा है तो वे स्केल के साथ हम ईआरपी को जोड़ देते हैं। तो आज तक वो बंदा मैन्युअली वो वेट लिख रहा था, हम्म, अब उसको लिखना नहीं है, वहां पे जो वे स्केल पे है वो सीधा कंप्यूटर में एंटर हो गया। तो वो मैं- देख के उसको डर लगता है, सर ये तो ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक। मेरा कल क्या होगा। और उसके अंदर में अगर वो थोड़ा सा कटिंग भी मार रहा है तो पकड़ा जाएगा कि आज तक वो कमाई वो हो तो रही थी। चलो, वो तो एक एक्सट्रीम बात हो गई, हाँ, उसकी तो हम बात ही नहीं कर, जेन्युइन भी कर रहा है, देन ऑल्सो वो एक उसका फियर फैक्टर आता है। और सर देखिए, जो आदमी कम सैलराइड होता है उसकी इनसिक्योरिटी हमेशा ज्यादा बहुत ज्यादा रहेगी। होती, बहुत ज्यादा होती। तो सबसे पहले अगर आपको ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपकी टीम को कॉन्फिडेंस में लीजिए। मैं क्या करता हूं, जब भी हम किसी जगह पे ईआरपी लेते हैं तो मैं उनके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है तो उसकी चैलेंजेस उनसे पूछता हूं, ग्राउंड स्टाफ से पूछता हूं कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है। हम्म, देन वी लिस्ट आउट एवरीथिंग। उसके बाद मैं उसको कॉन्फिडेंस में लेता हूं कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं तो क्या तेरा काम फास्ट हो जाएगा। हम्म, तो मैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि जो हम नया ला रहे हैं वो तेरी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ला है, तेरा वर्कलोड कम करने के लिए ला रहे हैं। अभी तू जो बक्सा उठा रहा है उसको अगर मैं कन्वेयर बेल्ट पे रख देता हूं तो तेरा काम आसान हो जाएगा। अब तेरे को रिप्लेस करने के लिए नहीं ला रहा हूं, तेरा काम आसान करने के लिए ला रहा हूं। एब्सोल्युटली। तो जब आप ग्राउंड स्टाफ का माइंडसेट चेंज कर लेते हो, वहां पे थोड़ी मेहनत बिगिनिंग में लगेगी तो आपका ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाता है। बट मैं सूरत में ही मेरे एक क्लाइंट हैं जिनके वहाँ पे मैं कंसल्टिंग के लिए आ रहा था, एंड आई वाज लाइक एचआर सेल्स और मार्केटिंग का कर रहा था, और आईटी का ऑलरेडी उनके पास कहीं पे काम चल रहा था। जी। और वो बंदा जो था, आईटी वाला बंदा था, वो आया हुआ था और हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग जैसे आप और मैं, हम लोग एक्सचेंज करते बातचीत कर रहे हैं, तो वैसे किया। फिर मैंने उसको सवाल पूछने शुरू किए, एंड करते करते वो मेरे को लगा बस अभी थोड़ी देर में रो देगा। तो मैं बोला, और उसकी तकलीफ ये थी कि सर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ के ये 4-5 लोग हैं ना, ये बार बार प्रोसेस चेंज करवाते हैं, ये बार बार ये करवाते हैं और जानबूझ के ये इम्प्लीमेंट होने से रोक रहे हैं। तो मेरे को, तुमने क्या कम्युनिकेट किया है, क्या मालिक के साथ कम्युनिकेट किया है, क्या क्या ये हो रहा है? कि सर वो मैं बोलूँगा तो फिर मैं, तो तू बोल के तो देख वहाँ पे करके। और जब उन्होंने मालिक को वो कम्युनिकेट किया, मालिक ने फिर वहाँ से पकड़ना शुरू किया। और फिर पता चला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो अंडर कटिंग वाला खेल चल रहा था, और सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो सारा डेटा बाहर आ जाएगा। तो जो मेरी एक्स्ट्रा कम सैलरी में मैं जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहा था, या एवरेज सैलरी में मैं जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहा था, वो मेरा बंद हो जाएगा। और वो करके ये लोग दोनों तरफ खेल रहे थे। हम्म, मालिक को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये सिस्टम बराबर नहीं है, और यहाँ पे बोल रहे थे कि मालिक ऐसा चेंजेस लाया है इसलिए तेरे को करना पड़ेगा। हम्म। बट ये बंदे ने वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं किया था, और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट है वो 6 महीने का प्रोजेक्ट 12 महीने 12 का, लाइक दूसरा होगा ही नहीं आप करते हो ही इम्प्लीमेंट। कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एज अ ऑर्गेनाइजर या एज अ ओनर हमको ये देखना पड़ रहा है कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। देखिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया ना उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रादर देन ये ईआरपी सिस्टम की जगह पे एक कल्चर का इश्यू है। हम्म, क्योंकि ये कल्चर चल रहा है, अभी हमने जो पहले बात की थी कि डेटा इज अ करेंसी। करेंसी। अगर सही डेटा आ रहा होता तो ओनर को बहुत पहले पता पता होता चल। कि यहाँ पे लीकेज है। तो इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल ये कल्चर का है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमने ये देखा है कि पीपल आर अंडर पेड। हम्म, मतलब एक जो गवर्नमेंट वेजेस जो है उससे भी अंडर पेड होते हैं ना। 10,000 12,000 के एम्प्लॉय आप रखते हो या लेबर रखते हो तो सर ये होना ही है। बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि आप देखिए, आप आज के ज़माने में 10-12 हज़ार में किसका घर चलता है। हम्म, तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम करने की ज़रूरत उसको महसूस होगी। और जब उसको पता चले यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो इससे आसान तरीका और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें एचआर को सेट करना चाहिए कि सर हम जब भी ईआरपी या कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वेदर इज देयर एनी लीकेजेस इन अवर सिस्टम और नॉट, हम्म, नंबर वन। नंबर टू, जब इसको लाएंगे तो हमारे टीम को सिक्योरिटी फील होनी चाहिए। और तीसरा, कि ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन उसको क्लियर कर दो सो दैट उनकी इनसिक्योरिटी चली जाए। और अगर मैं दूसरे एचआर के पर्सपेक्टिव बोलूँ तो सर अगर ऐसा मुझे पता चले कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो मेरे सिस्टम में ही नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली। उनको तो वहीं से निकाल देना चाहिए कि भाई तो अपने रास्ते बला, मैं अपने रास्ते बला। लेकिन अब दूसरा पहलू दिखाता हूँ। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये पता होने के बावजूद भी वो श्रिंकेज इसको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, रिटेल मॉल। हम्म, आप रिटेल मॉल देखिए, वहाँ पे इतनी खाने पीने की चीज़ें हैं तो वहाँ पे कुछ श्रिंकेजेस फिक्स है। अभी जैसे बच्चा है वो रिटेल में घूम रहा है, कहीं से चॉकलेट उठा लिया और
पूरा शॉपिंग करके मम्मी पापा के साथ बाहर निकले उससे पहले तो वो चॉकलेट खा आ गए। गया है। अब ये कैमरे में दिख रहा है, हम्म, अगर वो किसी ने देखा और पैसा दिया तो पेरेंट्स पैसा दे देते, नहीं देखा तो क्या। गए अच्छा, अब इसके लिए मैं अपने आदमियों को नहीं पकड़ सकता हूँ, बट ये इट्स अ सिंकेज। सिंह। तो इंडस्ट्री वाइज सिंकेज रहते हैं, रिटेल में है, ग्रोसरी शॉप है, तो वहाँ पे 2% 3% सिंकेज कैलकुलेटेड होते हैं कि भाई इतना तो होगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को साथ में लेकर अगर ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टचवुड, हमने जहाँ तक आज इम्प्लीमेंट करवाया वहाँ पे हम इसी प्रोसेस से हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। नहीं, अगर स्टेप 1 अगर मैं बात करता हूँ, जो हमने अभी तक बात किया उसके अंदर में, भाई आपने एक प्रॉपर कंसल्टेंट जो रेफरेंस में से है, जहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, जी आपने उसको चेक किया है, उसके साथ 3-4 मीटिंग की, वहाँ से लेके आए। फिर आपने अपने प्रोसेसेस देखे, आपने अलग अलग सेल्स, मार्केटिंग, एचआर पे आपने जी बातचीत किया। अब आप ऑटोमेशन पे ला रहे हो। ऑटोमेशन जब कर रहे हो तो आप ध्यान रख रहे हो कि आपको सैप लेना है, ईआरपी लेना है, वो ये स्टडी आपने कर सेट किया, चुके हैं हम। स्टडी कर चुके हैं। और फिर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये ईआरपी वाली कंपनी और अपने एम्प्लॉय को एक अलाइनमेंट करा दिया। अलाइनमेंट करवाया। ये अलाइनमेंट करा दिया और उसमें बैलेंस अगर वहाँ पे रखा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम खड़ा ही खड़ा है। मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कोई बिजनेसमैन है, वो स्टार्टअप कर रहा है, और जी। स्टार्टअप कर रहा है तो ऐसा क्या 5 चीज़ों पे फोकस करे कि आगे चल के उसका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप जाए और फिर वो है अपने बिजनेस में ग्रोथ ले पाए? क्योंकि स्टार्टअप का सबसे बड़ा दिक्कत है कि 90% फेल हो रहा है। जी। स्टार्टअप, अब आपने जो सवाल पूछा है उसको मैं थोड़ा डिटेल में आंसर करूंगा, क्योंकि स्टार्टअप फेल होने की वजह क्या है। हम्म, आजकल जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, मेजोरिटी स्टार्टअप्स आर बेसिकली एन आइडिया, हम्म, और लोग ये मान लेते हैं कि मेरा आइडिया है तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। हाँ, उसका आइडिया 100 टच सोने वाला है, लेकिन उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने की स्किल नहीं है। ओके, तो आइडिया बहुत बढ़िया है, हम्म, लेकिन क्या उस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हो? अगर आपका आइडिया है और बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, देन ओनली स्टार्टअप विल बी ए सक्सेसफुल। इवन आइडिया को वैलिडेट भी तो करवाना पड़ेगा कि ये वैलिडेट, ये बिजनेस वाला है या हाँ, नहीं है। वो क्योंकि उसको स्टडी करना पड़ेगा हाँ, आपको, नहीं कि तो स्केलेबिलिटी चेक करनी मेरा पड़ेगी। आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया है, बेस्ट वो आइडिया वैलिडेट है या Yes. करवाया कि नहीं करवाया तो वो। उसके बहुत सिंपल थंब रूल है कि जैसे क्या आपका आइडिया लोगों को कोई भी फायदा दे रहा है, हम्म, लोगों की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। हम्म, आपका जो आइडिया है, क्या उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और क्या उस प्रोडक्ट और आपके आइडिया या सर्विस है या प्रोडक्ट है, क्या उसकी स्केलेबिलिटी कर सकते हो। अगर मार्केट इतना साइज कर क्या आ सकते रहा हो, इतना कर सकते हो, तो आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये चेक के बगैर लोग स्टार्टअप करके चले जाते हैं। यार मजेदार बात तो ये है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन में स्टार्टअप ऐसा है कि जो बिजनेस आज से पहले किसी ने नहीं किया है और वो लोगों की कोई मुश्किल का समाधान दे रहा है, या कुछ पहली बार हो रहा है, देन इट कंसिडर अंडर स्टार्टअप। सर आज वो चाय की टपरी डालेगा, बोलेगा मेरा मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। स्टार्टअप है, हाँ। तो ये वो एक चाय की टपरी को ग्लोरीफाई कर रहा है स्टार्टअप बोल के। हाँ, लोगों के दिमाग में स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि नया बिजनेस मतलब स्टार्टअप। ना, नया बिजनेस, रूटीन बिजनेस को आप एक बिजनेस के तौर पे ले रहे हो, देन इट इज नॉट स्टार्टअप। स्टार्टअप की कुछ डेफिनेशन है, उसके अंदर वो बैठना चाहिए, देन ओनली इट्स अ स्टार्टअप। और आपका जो सवाल था कि उसको किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि इनिशियली स्टार्टअप जो भी कर रहा है उसका सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे हो रहा है कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर ये स्केलेबल नहीं है तो मेरा स्टार्टअप नहीं चलने वाला है। बाकी सब हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। देखो सर, आज तो बहुत सारे शार्क टैंक है, आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर्स आपको मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स। तो इसकी वजह से आपको पैसे के प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। अगर आपका आइडिया सही है, आपके पास स्केलेबिलिटी का प्लान है, आप उसको मार्केट कर सकते हो, तो पैसा तो आ जाएगा। गवर्नमेंट में भी है। अब चैलेंज क्या होता है, मेजोरिटी स्टार्टअप फोकस पैसों पे करते हैं, जितना बटोर सके, कितना जल्दी बटोरेंगे, बटोरे भी और उसको मैनेज करने में, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज अभी है ही नहीं। तो स्टार्टअप के दो फंक्शनैलिटी है उसमें। मैं यहाँ पे एक करूँगा, जैसे स्टूडेंट आता है ना, जी, तो अनुभव तो नहीं है, मैच्योरिटी तो नहीं है, और अनुभव भी नहीं है। और वहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है कि इनिशियल फेज में कुछ अगर सक्सेस मिल गई, कुछ ये हो गया, तो मिसमैनेजमेंट और मिस इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस या मिस इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। हम जो बात कर रहे थे कि स्टार्टअप में क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी के फोकस चाहिए, और वो करने के लिए राइट टीम चाहिए। एग्जैक्टली। मेजोरिटी स्टार्टअप फेल इसलिए होते हैं कि आइडिया मेरा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक्सपीरियंस उतना है नहीं,
मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया लेके बैठा हूँ और ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ मैं सब कर लूँगा। हम्म, तो यहाँ पे स्टार्टअप फेल होते हैं। सूरत में एक कॉलेज के 4 स्टूडेंट थे, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, एक ही एरिया में रहते थे। और वो लोग, उन्होंने ऑफिस मतलब होम ऑटोमेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन की जो आजकल विदाउट स्विचेस का जो सिस्टम रहता है ऑटोमेशन का, होम ऑटोमेशन, उसका उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। आप सरप्राइजिंगली, और उनका मतलब हमने जो कहा ना, उनकी करेंसी डेटा है। अभी मैं रिसेंटली उनको मिला और उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि किस तरह का बिजनेस चल रहा है, एंड ही प्रिसाइजली सेड कि सर हर 63 मिनट पे हम एक ऑटोमेशन कर रहे हैं, एंड आवर टारगेट इज दैट एवरी 1 मिनट वी शुड हैव 1 ऑटोमेशन। अरे वाह, आज अभी उनका 63 है कि हर 63 मिनट पे, यानी ऑलमोस्ट 1 आवर। तो आज हर घंटे पे हम कोई ना कोई चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं। वो पूरा उनका जितना भी सेल्स नेटवर्क है वो खुद कर रहे हैं, चैनल पार्टनर से कहीं भी, लेकिन उनके पास इतना डेटा है कि उनको ये पता है कि हर 60 मिनट पे, 63 मिनट पे एक घर ऑटोमेशन में जा रहा है थ्रू अस और थ्रू आवर चैनल, एंड दैट टारगेट इज 1 मिनट 1 ऑटोमेशन। सो दिस काइंड ऑफ टीम इज रिक्वायर्ड। अभी वो जो 4 दोस्त है, एक बंदा है वो टेक्निकल बंदा है, एक बंदा है वो मार्केटिंग का बंदा है, फाइनेंस उनकी फोर्टे नहीं थी तो उन्होंने फाइनेंस के लिए हायर कर लिया, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन को हायर कर लिया। तो इस तरह से जब उन्होंने टीम बनाई, एक बंदा है जो आईटी का बंदा है, क्योंकि ऑटोमेशन है तो कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन उनको करना पड़ता है, लेटेस्ट फीचर लाने पड़ता है, तो आईटी का बंदा है। और मजेदार बात कि हर टीम मेंबर ने अपना काम अंडर 1 रूफ रखा है, जो कम्युनिकेट फास्ट हो और आज सर उनके 4 दोस्त 7-8 साल से काम कर रहे हैं, उनकी 125 लोगों की टीम है, और अब 1 मिनट 1 ऑटोमेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं। बढ़िया। सो ऑटोमेशन स्टार्टअप में ये होना जरूरी है, सही टीम, सही विजन और आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो जो जितना आइडिया पे काम कर रहे हो उतना खुद के ऊपर भी काम करना शुरू करो, क्योंकि आप खाली जाके अपने आइडिया पे काम नहीं करोगे, आपको लोगों के साथ में भी काम करना है, उनको ड्राइव भी करना है, उनसे काम भी निकालना है। लोग आएंगे जाएंगे, उसको रिटेन करना है, नहीं काम कर रहा तो उसको निकालना भी है, हटाना भी है, एट्रिशन बहुत बढ़ेगा, मार्केट में उथल पुथल आने वाली है। तो अगर आपने उसका नॉलेज लिया है, एकेडमिक्स अपने सेट किए हैं, तो ये सारी दिक्कतें नहीं रहती। तकलीफ जो आपने बताया वही वाला हो जाता है, खाली आइडिया पे काम किया है, खाली प्रोडक्ट पे काम चला है और मैं सोच रहा हूँ कि कल रुपए छापने की मशीन आ गई है और छापूंगा। आप मानते हैं कि अगर मुझे बिजनेस का ग्रोथ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए, मुझे कंटिन्यूस वर्क पे फोकस करना चाहिए? अभी के दौर पे नहीं, पहले जो आपने बोला 10-20 साल पहले है तो मैं शायद बोलता कि हाँ सब कुछ करना पड़ेगा। जी अभी ऑटोमेशन आ गया है, सारी चीजें हैं, सिस्टम इतने सारे हाँ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, तो वो सब वो ऑटोमेटेड हाँ, काम हो रहा है, लेकिन मेरा फोकस वर्क पे होना चाहिए, ये सर्टन जगह पे होना चाहिए। राइट। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि हमारा फोकस वर्क की जगह पे वर्क कल्चर पे होना कल चाहिए, बिकॉज कल्चर अगर सेट है तो वर्क अपने आप होता रहेगा, कल्चर सेट है, प्रोसेस सेट है, टेक सेट है, तो आपका वर्क काम अपने हो आप होता जाएगा। रहेगा। तो हमारा जो फोकस है वो वर्क कल्चर पे होना चाहिए। और रही बात आपने जो कहा कि सीखना, हमें अपडेट, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, सर मैं कहूँगा कि खुद पे काम करने की हर एज पे हर व्यक्ति को ज़रूरत है। आज भी अगर अब जैसे कि हम जानते हैं कि रतन टाटा अपने ओल्ड एज पे भी वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते थे, कुछ नए सीखते थे, इवन कुछ कोर्सेज में जाते थे। मुकेश अंबानी आज भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो सीखने की कोई सीमा नहीं। हाईली सक्सेसफुल पर्सन है, शायद वो कुछ और सीख रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, या वो आंतरिक खोज में कुछ सीख रहे हैं, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आज ये पॉडकास्ट है, जिसको सीखना है इस पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीख लेगा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता है, जहां से जो मिल सकता है वो हमको सीखना चाहिए। और अपनी संस्कृति भी रही है, लाइक नॉलेज में रत रहो, नॉलेज के अंदर में डूबे रहो, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कि नॉलेज का नुकसान नहीं है, फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं। सो थैंक यू चिराग भाई, आज के पॉडकास्ट में आने के लिए और शेयर करने के लिए अपने आइडियाज़, अपने विचार। स्पेशली जो हमारी बात चल रही थी कि लोगों को आज की तारीख में भी ऑटोमेशन को लेके बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, कंसल्टिंग के लेके बहुत सारे चैलेंजेस है,
तो मैं खुद उस पर बात करना चाहता था, क्योंकि अगर देखने जाओ तो प्रैक्टिकली यू एंड मी बोथ आर इन द आर सेम बोट। सेम बोट में है, हम कंपटीटर भी है, हम दोस्त भी है, सब कुछ है। तो मेरे को लगा कि लेट्स हैव अ चैट और वहाँ से कुछ चीज़ें बात आएगी, लोग समझेंगे, एक दूसरे के साथ में आइडिया भी एक्सचेंज होगा, लर्निंग भी बढ़ेगी और 100% आप लोगों को भी कुछ ना कुछ लर्निंग रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से क्या आपने 2 चीज़ सीखी है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और चिराग भाई, ऐसे ही पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे, पक्का सर, और अभी आपको भी। छोड़ेंगे नहीं इतने में, तो क्योंकि मेरे को जब मैं पिछले 1-2 साल से आपके साथ में काम कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि आपके पास ढेर सारा भंडार है, एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस का फायदा भी उठाएंगे जरूर जरूर, और काफी पक्का। केस स्टडीज पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। श्योर श्योर। सो थैंक यू बहुत वेरी सारे मच। सब्जेक्ट है बिजनेस के जिस पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं। कभी और मौका मिलेगा, दर्शकों के साथ हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।